So hi guys, welcome to Khan Army Nursing. So this is your dost, your friend, your mentor Sameer Khan. I have cracked many exams like UP Police and Indian Army Nursing Assistant 3 times. SSC GD final merit out I was unfortunately. So SSC GD भी क्रैक किया है एंड देन फाइनली अब एयरफोर्स XY जो एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम होता है मेरा वाई ग्रुप था उसमें मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। सो आज मैं आपको अपना जो फेज़ 2 था उसका सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा। सो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा, बिल्कुल हर एक डिटेल को हम कैच करने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया एंड फर्स्ट टाइम मेरा निकला, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था एंड लास्ट और फर्स्ट अटैम्प्ट दोनों था ये मेरा। सो आई वॉज जस्ट गिविंग इट फॉर प्रैक्टिस, मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा था एंड ये मेरा क्रैक हुआ। आई हैव गॉट 39.9 मार्क्स, तो इसमें ग्रीन कार्ड में इतने में तो हो ही जाना चाहिए। सो अब जैसे ही मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो मैंने ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं। बहुत लोग सोचने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो जीडी की जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, फेज़ 2 की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज। सो मेरा जो ASC पढ़ा था, जो आपका फेज़ 2 होगा वो ASC पे होगा। ASC मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। आपको जो एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम होगा उसके ज़रिए आपको एयरमैन की पोस्ट मिलेगी। तो ASC मेरा था 2 ASC, मतलब दिल्ली में है वो ASC। तो जब हम दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में आपका कहीं पे भी ASC हो, आपको जो डेट मिलेगी उसमें आपको 4 बजे पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने ASC को एक दिन पहले जाके उसका एड्रेस देख लें एंड जहाँ पे भी आपका ASC पड़ा है, कुछ लोगों को बहुत दूर पड़ता है, मेरा तो बस 50 किलोमीटर दूर था। आई लिव इन नोएडा। सो जहाँ पे भी आपका ASC पड़ा है पहले जाके वहाँ पे देख लें कि कहाँ है मेरा ASC, और पहले ही जाके वहाँ पे होटल या फिर कोई मोटल में स्टे कर सकते हैं आप। सो जब मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो थी 18 फरवरी 2025, मतलब 2-2.5 महीने पहले। सो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया तो मैं एक दिन पहले अपने जो रिलेटिव हैं उनके घर रुक गया था एंड देन वहाँ से मैंने ओला बुक करी फॉर 150 ओनली, क्योंकि रात में थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो मैं वहाँ पे 3 बजे तक पहुँच गया था। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका अगर टाइमिंग उन्होंने 4 बजे दे रखा है तो आपको वहाँ पे 3 बजे से लाइन लगा लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं इस चक्कर में। जब आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे, अपने जो फेलो बैचमेट्स हैं जो आपके साथ आपका फेज़ 2 देंगे उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कौन कौन से बाहर निकालने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ कभी कभार मिस हो जाती हैं। तो उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड जब वो डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो पास में अगर कोई साइबर कैफ़े होगा तो उस पर आप जल्दी से जाके अपना जो छुटा हुआ डॉक्यूमेंट है वो भी ला सकते हैं। तो पहले जाके 1 घंटा पहले वहाँ पे रिपोर्ट कर दो, देखो वहाँ पे क्या माहौल है और कैसा है, कैसी ठंड तो नहीं हो रही है, उस हिसाब से कपड़े पहनो अपने। सो मेरा था 18 फरवरी को। 18 फरवरी के दिन हल्की हल्की ठंड होती है, हल्की हल्की नहीं, सुबह तो बहुत अच्छी खासी ठंड होती है। तो मैं एक जैकेट पहन के गया था, सेम यही टी-शर्ट थी एंड एक जैकेट थी ब्लू वाली। तो रनिंग के टाइम अगर आप बिल्कुल ठंड में रनिंग करते हैं तो आपके बिल्कुल हाथ वो भर जाते हैं। रनिंग के टाइम ये हाथ आपके ठंडे हो जाते हैं एंड देन आपके रनिंग के टाइम सिर्फ पैर चलते हैं और हाथ नहीं चलते, तो आपका बिल्कुल एक स्टेबिलिटी जो है वो पूरी बिगड़ जाती है। तो 3 AM को आपको रिपोर्ट करना है एंड डॉक्यूमेंट अपने गेट पे चेक करने हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट आपके साथ ही लाए हैं। एंड देन जब आपकी जो एंट्री है वो शुरू होगी, अंदर से आपका जो भी गेट होगा, हमारा 2 ASC दिल्ली था, तो अंदर से गेट पे से कुछ ऑफिशियल्स जो थे, जो सार्जेंट्स थे, वो आए निकल के। एयरफोर्स के जो सार्जेंट्स होते हैं वो निकल के आए एंड उन्होंने हमको बोला कि लाइन लगा लो। तो हमने सबने लाइन लगा ली अपने रोल नंबर वाइज। जो हमारा रोल नंबर होता है, एक दिन में आपको रैंडमली नहीं बुलाया जाएगा, आपके रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा। तो आप रोल नंबर वाइज अपनी लाइन लगाएंगे। तो जैसे मेरा रोल नंबर के लास्ट डिजिट थे 106, तो उसी सीक्वेंस में हमने सबने अपनी लाइन लगा ली। तो लाइन लगाने के बाद आपको 3-4 चीज़ें अपनी निकाल के रखनी होंगी उसमें, जैसे आपका जो एयरफोर्स फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, एयरफोर्स फेज़ 1 का जो आपको एडमिट कार्ड होगा, आपको एयरफोर्स फेज़ 1 का एडमिट कार्ड ज़रूर अपने पास रखना है। अगर आपको खो गया है तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। एंड देन थर्ड चीज़ जो है वो है, ये चीज़ में बहुत लोग गलती करते हैं कि थर्ड चीज़ जो है वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का होगा ही क्या, लोग जो
आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसको पढ़ते नहीं है ठीक से एंड एप्लीकेशन फॉर्म अपना भूल जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म पक्का लेके जाएं। एंड देन उसके बाद है आपका आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी जो इमेज है वो अपडेटेड होनी चाहिए। आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। एंड देन आपका लास्ट में होगा कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म जो होगा आपका एडमिट कार्ड में अटैच होता है, उसको आप भर के लाना है, अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं। एंड कंसेंट फॉर्म की आपके चोट फोट लग गई तो एयरफोर्स उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था, मैं पूरा एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ के गया था एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत दिक्कत हुई एंड उनको वापस भेज दिया गया कि जाओ यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ। एंड देन जब फाइनली हमारी 4 बजे रिपोर्टिंग अंदर हम हो गए, वो बच्चे फिर भी बाहर खड़े थे। तो लास्ट में उनके ऊपर दया दिखा के उनको 4:30 बजे अंदर कर दिया। अंदर से ही उनका जो एडमिट कार्ड था या एप्लीकेशन फॉर्म था वो अंदर से ही उनका निकलवा लिया गया। सो आफ्टर दैट जब आप अंदर जाएंगे, जो 2ASC वाले बंदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे सीधे अंदर घुसेंगे, अपने जो 2ASC है उसमें बहुत सीधा रोड आएगा। सीधे अंदर घुसेंगे, गेट पे आपकी चेकिंग होगी, बैग की चेकिंग होगी कि आप कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं लाए हैं। अच्छे से फ्रिस्क किया जाएगा, आपका झाड़ा जाएगा एंड आपके फिर से डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखे जाएंगे, आपका फेस मैच किया जाएगा। एंड देन आपको गेट से अंदर एंटर होते ही एक राइट साइड में एक शेड है बहुत बड़ा सा, क्योंकि वो ASC है, वहाँ से ही जो सारे एयरमैन होते हैं वहीं से ही उनका सिलेक्शन होता है। तो उस शेड जो है उसके इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में उसमें XY ग्रुप की डिटेल्स लिखी हुई है। आपका क्या जॉब रोल रहेगा वो लिखा गया है, आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है वो लिखा गया है, वो सारी चीज़ आपकी लिखी हुई हैं। एंड देन सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें एयरफोर्स का जो वीडियोस होती हैं वो चल रही होती हैं कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और कैसे कैसे एयरफोर्स हमारी कितनी अच्छी है, वो सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। तो एंटरटेनमेंट भी फुल ध्यान रखते हैं वो आपका। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मैंने आर्मी की भी भर्ती देखी है, एयरफोर्स आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखी है मैंने, वो परमानेंट भर्ती है, मैंने 2 बार पेपर निकाला उसका। एंड देन आर्मी में आपको बहुत ज़्यादा रफ ट्रीट किया जाता है, पर एयरफोर्स में जो आप अपने नॉर्मल जवान भी देखेंगे वो ही लुक्स लाइक अ ऑफिसर की तरह लगेंगे वो देखने में। एंड सूट बूट पूरा टाइड अप होंगे, टाइडी बिल्कुल उनकी यूनिफॉर्म होगी, आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई जॉब करनी है तो ऐसी ही करनी है। सो मैं अग्निवीर में नहीं जाने वाला था, पर उनका पूरा लाइफस्टाइल देख के भाई इट वाज अमेजिंग। सो उसके बाद आपका कंसेंट फॉर्म होगा वो ले लिया जाएगा आपसे, कंसेंट फॉर्म आपके कलेक्ट हो जाएंगे। एंड देन मेरा फर्स्ट ही ग्रुप था, उस दिन का फर्स्ट ही ग्रुप मेरा था। तो आपको 80 के ग्रुप में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। हमारी जो 2 लाइन बनी हुई थी, 2 लाइन को एक साथ दौड़ाया था। तो हमारे में बच्चे थे 82 बच्चे थे। तो 82 बच्चे हमको बाहर ले जाया गया एंड रोड पे ही हमारी रनिंग होती है, जहाँ से हमने गेट में एंट्री करी थी बिल्कुल वहाँ से ही, मतलब 10 कदम आगे से ही वहीं से हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। सो रनिंग कैसे वहाँ पे करनी है, हमको वहाँ से जाके बिल्कुल वापस वहीं आना है, रनिंग हमको ऐसे करनी है। तो जब किसी जगह पे ऐसे होता है कि जाके वापस आना है, पर हमारे में ऐसा था कि जहाँ पे हमारे पुशअप्स होंगे वहाँ शेड में जाके हमें वहाँ पे फिनिश लाइन पे फिनिश करना था। तो देन हमारे 82 बच्चे थे एंड 82 में से 82 रनिंग में पास थे। पर जो हमारे बाद वाला एवरेज था, शुरू में ये हो सकता है कि उनमें जोश ज़्यादा हो या फिर थोड़ी सुबह ज़्यादा हो रही हो, उनमें एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों पे। तो बाद वाले बैच थे, उनका एवरेज बन रहा था 80 में से 75 बच्चे पास हो रहे थे, 2-3 या 5 तक वहाँ उसमें फेल हो रहे थे सिर्फ रनिंग में। एंड देन हमसे पुशअप करवाए। पुशअप 10, जैसे आप 10 पुशअप लेके चलते हैं एयरफोर्स में 10 पुशअप, 15 सिटअप्स एंड 15 क्रंचेस होते हैं। तो 20 सिटअप्स होते हैं और 15 क्रंचेस होते हैं। तो 10 पुशअप्स जो होते हैं, आप 10 पुशअप्स अपने कभी भी लेके मत चलना, क्योंकि आप जब अपने थक जाएंगे उसमें आप अपना फुल जोर लगाएंगे रनिंग में, एंड जब आप अपना थक जाएंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। जो हमारे जो पुशअप्स हुए थे उसमें 2 बच्चे आउट किए गए थे, क्योंकि उनका बहुत हाथ कांप रहे थे और उनका पोस्चर ठीक नहीं था, उनकी कमर नीचे जा रही थी। देन आपको जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो हमेशा 15 पुशअप की तो हमेशा करनी है, क्योंकि हमारे में भी पुशअप्स जो कराए थे वो श्योरिटी के लिए 11, 12, 13 तक हमारे पुशअप्स ले गए थे। जिसने 10 भी किए थे वो ठीक ठाक था, पर हमारे 13 पुशअप्स कराए थे उसमें देखने के लिए बस। एंड देन सिटअप्स हो गया, हमारे क्रंचेस हो गया, उसमें कोई भी आउट नहीं हुआ क्योंकि वो आसान होते हैं। फिर हमको उठाया गया एंड देन हम फिर वापस उसी शेड में चले गए जिसमें हम इनिशियली थे। तो शेड में जाके सबसे ज़्यादा चीज़ जो बच्चों को अफेक्ट करती है वो है बोर्डम भाई। मतलब आप इतने बोर हो जाओगे क्योंकि आपकी एंट्री 4 बजे हुई है एंड आपको रात को 7 बजे छोड़ा जाएगा। तो
आपको बैठ के क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, पूरे टाइम आप फॉर्म भरते रहेंगे, आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। तो कैसे कैसे होता है, तो जब आप शेड में वापस चले जाएंगे, हम शेड में जब वापस गए, हमें बहुत सारे फॉर्म दिए, उसमें सारी एक जैसी डिटेल्स थी, बहुत सारे फॉर्म थे। जो आपकी जो बाद में सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ये पहले ही करा के रख लेते हैं। तो हमसे सारे फॉर्म भरवाए गए, अलग अलग फॉर्म थे, हमारी हॉबीज़ भरवाई गई, किसी में हमारा बायोडाटा था सिर्फ, किसी में हॉबीज़ और बायोडाटा दोनों था। एंड देन जब फॉर्म 4-5 फॉर्म हमसे भरवाए गए, एंड जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और लाए थे वो भी हमसे ले ली गई, हमसे सेल्फ अटेस्टेड करके वो भी हमसे ले ली गई। एंड देन एक मैम थे, उनकी रैंक पता नहीं चली क्योंकि वो सिविलियन क्लोथ्स में थे। सो वो आए एंड देन हमको कुछ क्वेश्चन बुकलेट्स बांटी गई, क्योंकि पहले अडेप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ था इस इनटेक से जिसमें हम थे, उससे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट शुरू हो गया था। तो सामने जो स्क्रीन चल रही थी उस पर टाइमर उन्होंने शुरू कर दिया। तो टाइमर जब शुरू हो गया, हमको 1 घंटे का टाइम मिला था एंड समथिंग 120 क्वेश्चंस थे शायद, नहीं 70 क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था कि एक क्वेश्चन को 40 सेकंड कुछ देने हैं। तो 70 क्वेश्चन थे एंड 1 घंटे का टाइम था हमारे पास। तो 70 क्वेश्चंस वो करने थे एंड ईजी क्वेश्चंस थे कि अगर आप किसी ने आपके बाइक ठोक दी तो आप क्या करेंगे, पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे, उसको गाली देंगे या क्या करेंगे। इसमें ऑब्वियसली यही बात है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करोगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ मैं उसको गाली दूंगा, पर आइडियली आपको क्या करना है, वो आपको देखना है कि वो आपको रिजेक्ट ना करे एयरफोर्स वाले। तो आपको यही है कि आप पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे पहले कि इसने मुझे ठोक दिया। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट बहुत आसान होता है, वो बस देखते हैं कि बंदे का दिमाग ठीक है या नहीं। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद हमको बिठाए रखते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से पहले एक और चीज़ बता दूँ, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से पहले हमसे हमारी जो लंच मनी होती है, ब्रेकफास्ट और लंच मनी, वो दोनों ले ली जाती है। हमको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से पहले 50 रुपये का हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट आता है एंड 120 रुपये का हमारा लंच आता है। तो सुबह हमको पूरी और आलू की सब्ज़ी मिली थी, वो हमने खाई। फिर उसके बाद बहुत नींद आती है, जब आप रनिंग कर रही है, आपने फुल पेट भर के खाना खाया, बहुत सारा खाना मिलता है वो। उसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में नींद आती है, आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाता है। देन आपके पास करने को कुछ नहीं होता, मतलब 8-10 बजे तक आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फिर आपके पास करने को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 12 बजे तक ही आपका जीडी स्टार्ट होगा, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। एंड देन जीडी के लिए आप वेट करते रहेंगे। उस टाइम में करेंगे क्या, बच्चे स्टोन पेपर सीजर खेल रहे थे, बच्चे ऑड ईव खेल रहे थे, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपने नंबर पूछ रहे थे। एंड मेनली बच्चे क्या कर रहे थे, जब सामने स्क्रीन लगी हुई थी बस उसे ही ताड़े जा रहे थे, उसे ही देखते जा रहे थे। एंड जो बाकी के जो ऑफिशियल्स थे, जो सार्जेंट्स थे, एयरमैन थे, बाकी जो साथ वाले थे, उनसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या होता है, ऐसे होता है, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। एंड देन जब हमारा लंच वंच स्टार्ट होने वाला होता है, 12 बजे हमारा लंच स्टार्ट कर देते हैं, वो लंच स्टार्ट कर देते हैं। सुबह हमको 8 बजे खाना खिला देते हैं हमारे उसके बाद। एंड देन 12 बजे 12:30 बजे हमको लंच करने देते हैं। तो लंच में क्या क्या मिलता है, वो बिल्कुल थाली आती है लंच में, उसमें थोड़ी जो सील पैक आती है वो ऊपर से, उसमें थोड़ी दाल होती है, थोड़ा रायता होता है, थोड़ी सलाद होती है, पूरी होती है, पूरी नहीं रोटी होती है 2, और चावल होते हैं। एंड देन थोड़ी पनीर की भी सब्जी होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ होती हैं। एंड थोड़ा रायता मिलता है हमें, उसमें पैक्ड कंटेनर से आता है, उसमें रायता मिलता है। एंड देन जब लंच हो जाता है, हार्ड पार्ट अब आता है, क्योंकि आपने लंच कर लिया है, आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने पेट भर के सब कुछ खा लिया है, उसमें इतना सारा आता है कि आपका पेट 100% भर जाएगा। तो आपको अब नींद आनी शुरू होती है। पर जब मेरा फर्स्ट ग्रुप था तो हमसे बोला गया कि खड़े हो जाओ, तुम्हारा अब जो है जीडी स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे करके 20-20 बंदे करके जीडी के लिए बुलाते हैं। तो मेरा चौथा वाला जीडी का बैच पड़ा था। तो 3 जगह जीडी चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, मतलब 20-20 करके कराएंगे तो रिपोर्टिंग होती है कम से कम 350 की, एंड रिपोर्ट करते हैं 290 या 270 बच्चे, इतने बच्चे रिपोर्ट करते हैं। तो 3 जगह वो अपना जीडी चला रहे होते हैं। तो जीडी के लिए हम सारे लाइन बना के जाते हैं। एंड देन हमको एक स्लेट पकड़ाई जाती है, जो आपकी दफ्ती कहते हैं ना, जिस पे आप पेपर लिखते हैं अपने, जो एग्ज़ाम्स जिस पे लिखते थे, उसमें क्लिप बोर्ड जिसे कहते हैं, वो हमें मिलती है, जिस पे एयरफोर्स का पूरा लोगो बना होता है, वो मिलता है। एंड एक पेपर मिलता है, ब्लैंक पेपर, उस पर अपना नाम वाम लिखते हैं एंड अपनी हॉबीज़ लिखते हैं। उसके नीचे एक और पेपर होता है बायोडाटा वाला, उनको दोनों स्टेपल करके हमें
अपने जो हमारा जीडी होता है उसके लिए ले जाते हैं। देन जीडी के लिए जब हमें ले जा रहे होते हैं, हमारे रोल नंबर वाइज ही ले जा रहे होते हैं एंड हमें एक ऐसे करके सर्कुलर सा होता है उसमें बिठा देते हैं। एंड देन सामने जो होते हैं हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो साइक वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो नॉर्मली जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, दो या दो से तो ज़्यादा ही होते हैं। हमारे में जो बैठे थे वो 4 ऑफिसर्स बैठे थे। तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो फिर हमारे लिए, जो जैसे ये पीछे मेरा एक पीसी पड़ा है, सेम ऐसे ही एक पीसी में एक ऑडियो बजाते हैं। सबसे पहले हमें तो अपना वो बता देंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि एक आपकी ऑडियो बजेगी, उसके बारे में ही आपका टॉपिक होगा एंड देन आपको क्या क्या बोलना है उस टॉपिक के बारे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, 2 लाइन उस टॉपिक के बारे में बोलनी है एंड देन नेक्स्ट बंदा बोलेगा आपके बाद वाला। तो उसके बाद हमें टॉपिक बताया जाता है। मेरा टॉपिक था फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स बून और बेन मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी एक वो बजती है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो सारी बजती है। तो उस रिकॉर्डिंग के बजने के बाद उसके एकदम लास्ट में फाइनली जब वो ख़त्म हो जाती है तो तभी हमें अपनी जीडी स्टार्ट कर देना होता है। तो एक बंदा अपना सब नाम बोलना शुरू करेंगे। जब लास्ट बंदा आ जाएगा तो नाम बोल देगा, अपने टॉपिक के बारे में बोल देगा कि मेरे व्यूज़ ये हैं, उस टॉपिक के बारे में बोल देगा, एकदम जीडी शुरू हो जाएगा। एंड द जीडी में क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊं भाई, उसमें बहुत ज़्यादा शोर मचता है। सब एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा बोलना, जैसे ही एक बंदा बोलना शुरू करता है, क्योंकि ये एसएसबी की तरह तो है नहीं, सब थोड़े थोड़े नूब होते हैं इस चीज़ में, मतलब कम होते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा देर तक कोई बोल नहीं सकता। जो नॉर्मल 12th पास बच्चा होता है या कोई बोलता भी है तो उसे चुप करा देते हैं दूसरे बच्चे। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली एंड देन उनके पास लाइन नहीं बचती, क्योंकि वो सारी लाइन्स याद करके आते हैं। तो 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली, जैसे उसने अपनी लाइन ख़त्म करी, दूसरा बच्चा एकदम से कूद के बोलता है येस आई एग्री विथ यू। एकदम जैसे वो बच्चे बोलते हैं, वो बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं येस आई एग्री विथ यू। तो सारे ही काटने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम ढूंढना है कि जिस चीज़ के बारे में बात हुई है, अगर किसी चीज़ के बारे में बात हुई है तो ज़्यादातर लोग उसे नहीं जानते होंगे, पर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं। मतलब कोई अलग से पॉइंट अगर आप बोल सकते हैं, सब एक ही चीज़ पॉइंट रिपीट कर रहे हैं कि फायर क्रैकर्स आर बैड फॉर आवर इन्वायरमेंट, हमारी सांस लेने में दिक्कत करते हैं, सब अगर एक ही चीज़ बोलते जा रहे हैं तो आप कुछ नया पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, सब एक ही चीज़ बोलते जा रहे थे कि वो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत बेकार है, क्योंकि जो पैसा है, उस जो फायर क्रैकर हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हम पैसे में आग लगा रहे हैं, उनको फोड़ते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, फिर हमारे जो सुई कांटा है वो इकोनॉमी के अच्छा है उसकी तरफ अटक गई, मतलब जो नाव थी उसकी तरफ ही अटक गई कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, सब यही बोलने लगे। तो एकदम से आपको अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करना है। तो मैंने एकदम से बोला आई डू नॉट अग्री विथ यू। सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे कि भाई इसने आई डू नॉट अग्री विथ यू क्यों बोल दिया, इसने क्या नया पॉइंट लाएगा भाई, ये तो गया। तो मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल आराम से रखा। तो जैसे वो सब भेड़ चाल में चल रहे होते हैं, एकदम चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे ही मैंने बोला एकदम से आई डू नॉट अग्री विथ यू। तो सब देखने लगे ये किसने बोला। फिर मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि लोग सुनना चाहते थे कि मैंने आई डू नॉट अग्री विथ यू क्यों बोला। किसी ने मुझे फिर बीच में इंटरप्ट नहीं किया एंड मैंने आराम से अपना कंटिन्यू किया। दैट द फायर क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स आते हैं वो चाइना से बन के आते हैं, या फिर उनका रॉ मटेरियल जो होता है वो चाइना से आता है। तो वो चाइना की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो और लोगों ने भी सुना, और मैंने हेल्थ के बारे में भी बताया कि उनमें क्या क्या सोडियम यूज़ होता है, बेरियम यूज़ होता है, जिससे हमारे लंग्स जो होते हैं एल्वेलाई वो ख़राब हो जाते हैं। एंड देन आपको टेक्निकल चीज़ बोलनी है बहुत ज़्यादा। एंड देन जब हमारा जीडी हो गया तब हमको उठाया गया एंड देन हमको वापस लाया गया, हमारे जो शेड सा था उसमें हमको वापस लाया गया। एंड देन हमारे बाद और बच्चों का जीडी होता गया। तो जब आपका जीडी हो जाएगा आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा आउट है और कौन सा बच्चा इन है, मतलब कौन किसी ने पास किया किसने नहीं किया। क्योंकि जीडी के बाद भी वो आपसे बहुत सारे फॉर्म्स भरवाते हैं, वो आपसे फॉर्म्स भरवाते रहते हैं, बहुत मतलब 2-4 और फॉर्म्स भरवाएंगे। तो जब 4-5 बजे आपकी सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं तो आपके पास कुछ करने को नहीं बचता। तो सारे बच्चे सो जाते हैं, कोई लेट जाता है, पर सोने और लेटने पे वो बिल्कुल पनिश करते हैं, आपको खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे खड़े हो जाओ पीछे जाके, बिल्कुल आपको स्ट्रेट बैठना होता है। तो जो आपके जो ये ग्लूट्स होते हैं ये बहुत हर्ट करने लगते हैं, जो आपको पिछवाड़ा भी बोलते हैं, वो हर्ट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ड ही सरफेस होता है, ज़मीन पर ही दरी बैठ होती है उस पर ही बिठाते हैं वो।
तो आपके बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ता है। एंड देन फाइनली 6:30 या 7 बजे आपके रिज़ल्ट्स आते हैं। आप पास हो जीडी में या फेल हो, आपको वेट करना ही पड़ेगा। मेरा जीडी जो ग्रुप डिस्कशन था वो 1 बजे ख़त्म हो गया था, फिर भी मुझे जो अपनी जीडी का जो रिज़ल्ट था उसके लिए मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ा था, 7 बजे तक। तो हमारे जीडी के रिज़ल्ट्स आते हैं, कुछ बच्चों को खड़े होने के लिए बोलते हैं, तो आपको ये पता नहीं रहता कि वो उन्होंने किस बच्चों को खड़े होने के लिए बोला है। तो जब सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं कि ये रोल नंबर खड़ा हो जाओ, ये रोल नंबर खड़ा हो जाओ, तो 50% बच्चों को खड़ा कर देते हैं। जब वो 50% बच्चों को खड़ा कर देते हैं तो लास्ट में वो बोलते हैं कि ये सारे बच्चे लाइन बना के बाहर चले जाओ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारे बच्चे फ़ेल हो गए हैं। तो वो बच्चे फ़ेल हो गए तो एकदम आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि आप रिलीव्ड हो जाते हो कि हाँ मेरा हो गया। तो उसके बाद आपका फॉर्म 2-4 और फॉर्म भरवाए जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल आप पास हो चुके हो तो आपको 2-4 और फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो आपको जीडी में भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अगर आपको जीडी के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं जीडी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैंने जीडी के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता था पहले, मुझ पर ऐसा बोलना नहीं आता था। तो मैंने भी, मेरा दूसरा चैनल था उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं उस पर रोज़ 30 दिन तक बोला, 1-1 घंटे तक बोला, 20-20 मिनट तक बोला, एंड देन उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी। तो जीडी की मैं नई वीडियो डाल दूँगा। तो जब आपको वो फॉर्म्स भरवा देते हैं, आपने जीडी क्लियर कर लिया, अपना ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लिया, फेज़ 2 क्लियर कर लिया, फिज़िकल क्लियर कर लिया, आपसे कुछ फॉर्म बनाते हैं एंड देन फाइनली आपको अपनी मेडिकल स्लिप दे देते हैं। तो आपको मेडिकल स्लिप आपकी मिल गई, आपको उसमें डेट आपकी मेडिकल की दे देते हैं। जो मेडिकल की जो डेट मिलती है वो जनरली आपको 4 से 5 दिन बाद की मिलती है। तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं, जैसे कोई केरला का बंदा है, उसने गलती से अपना जो ASC का जो प्रेफरेंस है वो दिल्ली में डाल दिया, तो उसको केरला जाने में 2 दिन लग जाएंगे और केरला से आने में 2 दिन लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि वो दिल्ली में ही कहीं होटल या मोटल लेके वहाँ पे ही रुक जाए। तो हमारे जो ज़्यादातर साथ के थे, कोई राजस्थान से था, कोई यूपी से था, तो जनरली वो 1-1 दिन में अपने घर पहुँच गए थे। एंड अपना मेडिकल का जो भी चीज़ होता है, जैसे दांत साफ़ करवाने हैं या अपनी आँखों का चेकअप करवाना है, अपने आइज़ का प्रिस्क्रिप्शन बनवाना है, वो चीज़ उन्होंने सब कुछ कर लिया था एंड देन हमारा मेडिकल हो गया। तो मेडिकल की भी मैं नई वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने फेज़ 2 के लिए बनाई थी कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है। एंड जब लास्ट में आपकी जो एग्ज़िट होता है वो करीब आपका 7:30 बजे तक होता है। एंट्री आपकी 4 बजे हुई एंड जो एग्ज़िट हुआ आपका वो 7:30 बजे तक हुआ। तो मतलब आपके 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, जिसमें मोस्टली मतलब 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, मतलब 13 या 14 घंटे हो जाते हैं, जिसमें मोस्टली आप बैठ के बिताएंगे, मतलब 12 घंटे तक आप बैठ के ही बिताएंगे। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर होके जाना, आपने बैग में कुछ खाने को लेके जाना, क्योंकि कभी कभी बीच में आपको खाने की भी वो लग सकती है कि मेरे पेट में कुछ लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ खा लूँ, तो बिस्किट रख के ले जाना। उसके लिए कोई कुछ मना नहीं करते हैं, कुछ फ्रूट्स रख के ले जाना। सो येस, दैट इज़ इट। सो यही थी मेरी जो फेज़ 2 की सारी जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, ये मैंने बताया आपको। फेज़ 2 का एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कि फेज़ 2 पहली बार में मैंने निकाला, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मैंने फेज़ 2 निकाला, आई क्रैक्ड इट। सो अग्निवीर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो मतलब जिनकी एज कम है, मतलब 19 या 20 की एज है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जिनका NDA क्लियर नहीं हो पाया लाइक मी, आपको जो अग्निवीर में अगर आप जाएंगे, स्पेशली अगर एयरफोर्स में जाएंगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक अब एयरफोर्स का जो अग्निवीर है वो 2 साल की ड्यूटी के बाद FCAT भी दे सकता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर्स, विंग कमांडर्स, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाइडेंस में आप FCAT देंगे तो आपका, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबली FCAT निकल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपको खान आर्मी नर्सिंग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।